नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं न्यूज़ मास्टर। दुनिया में बहुत बड़े खिलाड़ियों या अब तक के महानतम तैराक माने जाते हैं माइकल फेल्प्स। और माइकल फेल्प्स बचपन में एक अलग तरह की बीमारी का शिकार थे। बच्चा फोकस नहीं कर पाता है और उस बीमारी को कहते हैं ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक तरह के डिसऑर्डर का शिकार बच्चा स्विमिंग पूल में उतरता है और वो जो हाइपर एक्टिव बच्चा था, अटेंशन उसका एक जगह बन नहीं पाता था। पूल में उतरने के बाद धीरे धीरे उसका अटेंशन बनने लगा, उसकी पूरी ऊर्जा उस तरफ केंद्रित होती चली गई और वह एक रोज़ दुनिया का सबसे महान तैराक बना। यानी कि बच्चे के भीतर अगर कोई ऐसी दिक्कत है जिसके जरिए या जिसके कारण उसके व्यक्तित्व के विकास में अड़चन आ सकती है, तो सही रास्ते पर डाला जाए, जैसा माइकल फेल्प्स के परिवार ने माँ ने रखा या डाला, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, कोई करिश्मा अपने नाम कर सकता है। माइकल फेल्प्स के नाम के करिश्मे आपको बताऊं, उन्होंने कुल मिला के अपने करियर में 83 मेडल जीते और उनमें से 66 गोल्ड मेडल। अगर आपको यकीन ना हो तो उन 83 कुल मेडल्स में 28 ओलंपिक मेडल हैं, 28, और उन 28 में 13 गोल्ड, ओलंपिक में 23, माफ कीजिएगा 23 गोल्ड मेडल। और 2008 में जो ओलंपिक हुआ था, जिसके पहले उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थीं और वो कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे, उस आदमी ने अपने आप को सहेजा, समेटा और दोबारा ओलंपिक में अपने आप को खड़ा किया। 2008 बीजिंग ओलंपिक, आज तक वो रिकॉर्ड ही रहा। 8 गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स ने जीते, 8 गोल्ड मेडल। यानी कि 1972 में 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड 2008 में आकर के जिस आदमी ने तोड़ा, वह आदमी बचपन में एक डिसऑर्डर का शिकार था, जिसके बारे में कई तरह की आशंकाएं परिवार के भीतर भी थीं, लेकिन सही रास्ते पर आया, अपनी ऊर्जा को उसने सही जगह पर लगाया। बहुत कामयाब होने के बाद भी 2008 से पहले एक मुश्किल आई, एक मुसीबत भरा दौर आया, लेकिन उस दौर को भी उसने पार किया। संकल्प और सही राह। अगर आप सही राह पर चल रहे हैं, संकल्प आपका मजबूत है, तो कामयाबी कदम चूमेगी, ये तय है। और अब उन 4 चैप्टर्स की बात जिनसे होकर के हम न्यूज़ मास्टर से गुजरेंगे। पहले चैप्टर में बात करेंगे उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो नीम हकीम हैं और ख़तरे में जान डाल रहे हैं। बिना फैक्ट चेक किए, सिर्फ व्यूज़ के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए वो कुछ का कुछ बोल देते हैं। कहीं से सुन लिया, कहीं से देख लिया, कहीं से जान लिया, बिना क्रॉस चेक किए उन्होंने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये घातक है। आज मैं एक ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से आपको सावधान करवाऊंगा जो इस तरह से लोगों की जान जोखिम में डालता है या उसके चलते जान चली जाती है। दूसरे चैप्टर में बात होगी ट्रंप के एयरफोर्स 1 विमान की, जिसको हवा में उड़ता हुआ किला कहते हैं, जिसके आसपास दुनिया का कोई भी खतरा फटक नहीं सकता है। उसमें भी सेंधमारी हो गई। पूरी खबर विस्तार से आगे। तीसरे चैप्टर में आज बात होगी राजनीति के इस्लामोफोबिया की। इस्लामोफोबिया यानी कि जिन इलाकों में इस्लामी या मुस्लिम मतदाता और आबादी के चलते एक अलग तरह का डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है। इस्लाम के नाम पर इस देश में एक ख़तरनाक स्थिति बन गई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आखिरी चैप्टर में बात होगी भारत के 2 शानदार सितारों की रोको, रोहित शर्मा और कोहली की, और इन दोनों को रोकना कौन चाहता है। इन दोनों का डिमोशन हो सकता है। दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने हिंदुस्तान का परचम दुनिया में लहराया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आखिर उनके कद पर कोई बट्टा लगाना चाहता है क्या? बात करेंगे।
सुबह से लेकर के रात तक लोग मोबाइल पर कुछ न कुछ देखते रहते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियोस की बाढ़ चलती रहती है। रील बनाए जाते हैं। लोग प्रवचन तो देते ही हैं लेकिन नुस्खे भी बजाते हैं। कई तरह की पुड़िया लेकर के चलते हैं कि मेरी पुड़िया ले लो, ये मेरा जुगाड़ ले लो, मेरा ताबीज़ देख लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। अपने शायद वो कुछ नहीं हैं लेकिन वो दूसरों के लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट ज्ञानी बन जाते हैं और ये लोग इन्फ्लुएंसर्स कहलाने लगते हैं क्योंकि लोग उनको देखने लगते हैं, व्यूज़ बढ़ जाते हैं, लाइक्स आ जाती हैं, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, उनका कद अचानक से बढ़ जाता है, वो भी सीना चौड़ा कर लेते हैं, माथा थोड़ा ऊंचा हो जाता है कि हम आदमी तो काम के हैं। लेकिन ये काम का आदमी अधकचरा ज्ञान लेकर के चलता है, नीम हकीम है, खतरे में जान डालता फिरता है। और इसका एक जीता जागता जिंदा उदाहरण तमिलनाडु से आया है। इससे पहले एक रिसर्च हम आपको देते हैं। एक रिसर्च में बताया गया है कि दर्शकों जो लोग देखते हैं और इन्फ्लुएंसर्स के बीच जो एक तरफा भरोसा बनता है वो लोगों को उन सलाहों और सुझावों पर किसी एक्सपर्ट की तरह भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो सही हो या गलत। यूनेस्को की एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी में पाया गया कि सोशल मीडिया के 62% से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स फैक्ट चेक नहीं करते और लाखों लोगों तक फर्जी ज्ञान फैला देते हैं। कई इन्फ्लुएंसर्स जानकारी की सच्चाई जांचने के बजाय पॉपुलैरिटी को ही भरोसेमंद मानते हैं कि चलो पॉपुलर तो हो रहे हैं, इसका क्या करना है, लोग देख रहे हैं तो देख लें। नतीजा ये है कि लोगों के बीच अविश्वसनीय, गलत, गुमराह करने वाली जानकारी बहुत तेजी से फैलती चली जा रही है, खासकर सेहत, राजनीति, आर्थिक मुद्दों को लेकर के। अब मैं आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स किस तरह से खतरनाक हैं। और ये खबर तमिलनाडु के मदुरई से है, जहां सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर एक कॉलेज की लड़की बोरेक्स खरीदती है, खा लेती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। बोरेक्स एक तरह का कीटनाशक होता है, लेकिन 19 साल की वह लड़की सोशल मीडिया के नीम हकीमों के चक्कर में फंसी और उसने मौत को गले लगा लिया या मौत उसके गले पड़ गई। थोड़ी मोटी थी और लोगों को आजकल पतला होने का शौक चढ़ाया हुआ है। अक्सर वजन कम करने के लिए लोग टिप्स ढूंढते हैं, वह भी ढूंढ रही थी और उसे एक यूट्यूब पर टिप्स मिल गए कि चर्बी पिघलाने और शरीर को पतला करने के लिए आप यह वीडियो देखिए। और वीडियो में बोरेक्स के इस्तेमाल की बात कही गई थी। उसको लगा कि हमको रामबाण मिल गया है, हमारे इलाज का या हमारे रोग का इलाज यही है। उसने बोरेक्स खा लिया और खाने के बाद जो होना था वो हुआ, उसकी जान चली गई। बोरेक्स क्या है ये जानिए आप। ये एक तरह का कीटनाशक है, सोडियम बोरेट भी इसको कहते हैं। एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है और पानी में घुल जाता है। कई घरेलू फर्श पोंछने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए या कल कारखानों में इसका इस्तेमाल होता है बोरेक्स का। बोरेक्स का इस्तेमाल साफ सफाई, कीटनाशक के तौर पर, कांच मजबूत बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स में और साबुन बनाने के काम में भी होता है। बोरेक्स से सावधान अब मैं आपको करना चाहता हूं, क्योंकि बोरेक्स को लेकर के कहीं भी कोई बड़ी जानकारी आपके सामने आती है तो कम से कम आप मेरी इस बात को सुन पाएं, देख पाएं, समझ पाएं। सावधान रहिए, खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है और बच्चों की पहुंच से इसको हमेशा दूर रखिए। जिस बोरेक्स के बारे में मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं, उस बोरेक्स को लेकर किस तरह से सोशल मीडिया पर प्रचार किया जाता है आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा। और ये एक तरह से किसी आदमी को मारने के लिए आप उकसा रहे हैं। आप एक ऐसा फॉर्मूला दे रहे हैं जिससे उसका वजन कम नहीं होता है, उसका मोटापा नहीं जाता है, उसकी जान जाती है। यहाँ क्या क्या लिखा हुआ आप देखिएगा जरा। जितनी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी बताती हैं कि आप बहुत बढ़िया हो सकते हैं,
आपकी सेहत के लिए है। लेकिन बोरेक्स अगर आपने खा लिया है तो आपकी किडनी फेल हो सकती है, शरीर के भीतर के अंग खराब हो सकते हैं, आपके भीतर केमिकल रिएक्शन होगा और वो आपकी जान ले लेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब बड़ी वॉल पे ला करके मैं आपको दिखाऊं कि दरअसल बोरेक्स क्या करता है। पहले बाईं तरफ आइए। लिखा जाता है कि गठिया से बचाता है। जो जान लेता है उसके बारे में सोशल मीडिया पर इस तरीके से लिखा जाता है। इन सबों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए और ये तरातर चलता है। गले की सूजन, मुंह और जीभ के घावों को ठीक करता है, दर्दनाक सूजी हुई लाल आंख से राहत दिलाता है, मासिक धर्म की समस्या को दूर करता है, यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करता है। अब जरा इधर आइएगा। टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है, यानी कि आपके मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, पुरुषों की नपुंसकता को दूर करने में मददगार होता है, महिलाओं की कामेच्छा बढ़ाने में मददगार है, गर्भ की सूजन को ठीक करता है, कैंसर थेरेपी की मदद करता है। यानी कि आपको इस स्तर तक ले जाता है कि वहाँ तक आपको फ़ायदा होता है, गले से लेकर के आपकी अपनी जैविक ज़रूरतों तक। इसलिए आइए, खाइए और खाइए तो मर जाइए, जैसा तमिलनाडु की मदुरई की लड़की के साथ हुआ। यह ज्ञान किस कदर खतरनाक है, इसकी बानगी एक और खबर से जानिए। स्किन केयर ट्रेंड्स और इन्फ्लुएंसर्स के दावों के चक्कर में पड़कर लोग अपनी स्किन को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको भी जरा सुनिए। हैदराबाद में 24 साल का एक लड़का टेक प्रोफेशनल है। प्याज के तेल से गोरा होने का दावा करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो पर वो भरोसा कर लेता है और इस तेल में क्या होता है, 50% ग्लाइकोलिक एसिड, और इससे गोरा बनने की बजाय बर्निंग होती है। महिला सोशल मीडिया पर स्किन केयर प्रोडक्ट से स्टेरॉयड का गलत इस्तेमाल हुआ, तो उसने जैसे उसका इस्तेमाल किया, स्किन जल गई, खून की नसें दिखने लगी और बाल भी बढ़ गए। इन दोनों घटनाओं ने स्किन केयर के नाम पर एक लड़के का, एक महिला का, मैंने 2 वाकये आपको सुनाए, आपके सामने रखे, और सोशल मीडिया पर चल रहे डिजिटल झोला छाप डॉक्टरों या रीलबाजों के कारण ऐसा हुआ और इनके नतीजों की पोल खुलती भी है। मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और रील्स ने स्किन केयर की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। इसकी वजह से जो नौजवान पीढ़ी है, स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास फिलर्स, बूस्टर और प्रिवेंटिव थेरेपी जैसी चीज़ें करवाने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। ये सब उन्हें रील्स, फिल्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के ट्रेंड से प्रेरित होकर के चाहिए कि कितना चमक रहा है, कितना दमक रही है, कितना सुंदर लग रही है। और ये सिर्फ इसलिए है कि कई तरह के फिल्टर्स आ गए हैं। आपने अपना वीडियो बनाया, फिल्टर से उसको चिकना चुपड़ा बनाया और आप हैं तो काले कलूटे, लेकिन आपने इस तरीके से अपने आप को दिखाया है कि, और मैं किसी रंग पर यह टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं दरअसल एक तरह का विशेषण है कि आप अपने पर अभिमान क्यों नहीं करते हैं। आप जैसा हैं वैसा हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ठीक होना चाहिए। लेकिन यह जो अचानक फिल्टर्ड वीडियो के ज़रिए लोग आपको खींचते हैं, दरअसल वो एक ट्रैप है, वो सिर्फ रीलबाजी है और उसमें आपकी जान की बाजी है। मत कीजिए ऐसा। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने दुनिया भर में खलबली पैदा कर रखी है। उनका जो विमान होता है, जब अमेरिका का राष्ट्रपति सफ़र कर रहा होता है, तो वो चलता हुआ हवाई किला या उड़ता हुआ हवाई किला माना जाता है। मगर इस बार उस किले में भी सेंधमारी हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स 1 विमान, यही कहा जाता है, उसमें टेक्निकल खराबी आ गई और उसके चलते वो जा रहे थे दावोस भाग लेने के लिए। प्लेन को यू टर्न लौटना पड़ा और व्हाइट हाउस के मुताबिक टेक ऑफ के बाद क्रू को एक इलेक्ट्रिकल खराबी का पता चला टेक ऑफ के बाद, और इसके कारण वह विमान वॉशिंगटन लौटा। ट्रंप स्विट्जरलैंड में जो दावोस है वहीं जा रहे थे, जिसका जिक्र मैंने किया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा अगर जाएं, आप देखें उसको,
तो विमान ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे के बाद मुड़ने का फैसला किया। एयरफोर्स वन से उतरने के लगभग 1 घंटे के बाद ट्रंप दूसरे विमान से दावोस के लिए निकले। इस दूसरे विमान को भी एयरफोर्स वन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास हवाई यात्राओं के लिए कई वैकल्पिक विमान होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। फिलहाल बोइंग 747-200B का एयरफोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस बेड़े में ऐसे 2 विमान हैं जो करीब 4 दशक पुराने हैं। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग इनके नए विकल्प को तलाश रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में अभी देरी हो रही है। यह विमान जो अमेरिकी राष्ट्रपति का होता है एयरफोर्स वन, उसको आसमान में क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए किला कहा जाता है, यह भी आपको जानना चाहिए। अब ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये विमान उनका चलता है वॉशिंगटन डीसी से और फिर ये समंदर के अंदर से लौटता है। 1 घंटे का सफ़र करने के बाद पता चलता है कि इसमें तकनीकी खराबी आ गई है, इसलिए इस विमान को दावोस तक ले जाना सुरक्षित नहीं है। आप लौट आइए, लौटने के बाद दूसरे विमान से निकलिए। कहने का मतलब ये है कि जिस देश का राष्ट्रपति दुनिया भर में भगदड़ पैदा किए हुए है, वेनेजुएला जैसे देश के प्रेसिडेंट को किडनैप करके वो अपने यहाँ ले जा करके रखे हुए हैं, ईरान को कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ क्योंकि वहाँ मुझे किसी दूसरे आदमी को लाना है, वो चाइना को ताइवान को लेकर के धमकी देता है, वो कहता है कि क्यूबा जो है अब हमारा हो जाएगा। वह आदमी जिसके चलने फिरने के लिए इतनी मजबूत व्यवस्था होती है कि दुनिया में इसको सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसके विमान में भी टेक्निकल एरर आया, टेक्निकल खराबी आई और उस विमान को लौटना पड़ा वॉशिंगटन डीसी। कभी यह पढ़िएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा यानी कि उसके अपने व्हाइट हाउस से लेकर कार और विमान में कैसी होती है। आसमान में रहते वक्त किस तरह से ट्रंप के प्लेन की सुरक्षा होती है, यह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, फाइटर जेट्स जो हैं वो जिस विमान के भीतर अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनकी निगरानी में चलते रहते हैं, उनकी सुरक्षा में चलते रहते हैं। इस समय हवा में, आसमान में कहीं भी कोई खतरा हो तो उसको ये तुरंत नष्ट कर सकते हैं। ये लैस होते हैं। विमान एक तरीके से ज़मीन और आसमान दोनों तरफ से किसी भी खतरे से सुरक्षित होता है, क्योंकि इसको नीचे से भी ट्रैक किया जाता है, इसको आसमान के सैटेलाइट के ज़रिए भी देखा जाता है। दूर दूर तक क्या खतरा हो सकता है उस अंदेशे को भी टटोला जाता है और फाइटर जेट्स लगातार चलते रहते हैं। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति इस विमान के भीतर दुनिया का सबसे सुरक्षित व्यक्ति होता है और इसमें उनके रहने, ठहरने, अपनी टीम के साथ मीटिंग बैठक करने और आखिरी फैसला नीचे देने तक का तकनीकी इंतज़ाम होता है। अब दूसरा ग्राफिक्स जरा देखिएगा। ये जो विमान है इसकी स्पीड कितनी होती है? लगभग 1100 किलोमीटर प्रति घंटा। एयरफोर्स वन अमेरिका के राष्ट्रपति का विमान जिससे वो सफ़र करते हैं। इंजन जो है ये CF680C2B1 टर्बोफैन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फ्लेयर और जैमर, इन सबों से लैस होता है। रेंज बिना फ्यूल भरे 12,600 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। यानी कि अमेरिका के अगर आप पूर्वी हिस्से पर हैं तो वहाँ से हिंदुस्तान आना हो तो बिना फ्यूल भरे भी आ सकते हैं। दक्षिण भारत तक की यात्रा आप कर सकते हैं। बख्तरबंद स्ट्रक्चर होता है, बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ होती हैं, यानी कि उसके ऊपर हमला भी होगा तो बहुत तरह के हमलों को वो झेल सकता है, कोई असर नहीं होगा, बेअसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर्स, स्टार से बचाने वाली तकनीक, रडार से, यानी किसी रडार पर आप आ जाते हैं, उस रडार के ज़रिए आपको ट्रैक करके और फिर आपको टारगेट किया जाए, इस तरह का कोई भी ख़तरा पैदा ही नहीं हो, उस तरह की तकनीक से भी यह लैस होता है। अब आपको मैं एक और ग्राफिक्स दिखाता हूँ
और इसमें क्या क्या होता है जिसका जिक्र मैं इन ब्रीफ थोड़ी देर पहले कर रहा था, अब थोड़ा विस्तार सुनिएगा। इसमें प्रेसिडेंट का स्वीट होता है, यानी कि एक तरीके से उसका बहुत बड़ा सा कमरा, ड्राइंग रूम और बाकी डाइनिंग स्पेस, मीटिंग रूम, इसके अलावा किचन, कॉन्फ्रेंस रूम और मेडिकल रूम। अगर उड़ान भरते समय यात्रा में, सफ़र में राष्ट्रपति को किसी तरीके से कोई चिकित्सीय ज़रूरत पड़ जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, तो बहुत माहिर डॉक्टर होते हैं इस विमान के भीतर और उस तरह का इंतज़ाम भी अंदर होता है। तो ये आप देखिए कि इस विमान के भीतर कितना कुछ बंदोबस्त, यानी कि सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, अंदर भी एक तरीके से वो व्हाइट हाउस ही है। अगला चैप्टर न्यूज़ मास्टर का, और इस चैप्टर में हम बात करेंगे इस्लामोफोबिया की। और इसका कारण ये है कि भारत में राजनीति में यह कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा है। दो बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए हैं। सभी 29 नगर निगमों में असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनकी पार्टी को कुल मिलाकर के 126 सीटें पार्षद के तौर पर, यानी कि उनके 126 पार्षद बने हैं। उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। AIM के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल इस कामयाबी को लेकर के रहा, लेकिन जो पार्टी के सबसे युवा पार्षद सहर यूनुस हैं, उन्होंने जो बयान दिया वह बयान कई तरह के संशय, संदेह और सवाल पैदा करता है और समाज के भीतर, देश के भीतर एक अलग तरह का माहौल खड़ा करने के लिए एक कारण बन सकता है। इस बयान को सुनिए। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। ये आपने सुना, MIM की पार्षद हैं क्या कह रही हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन को भी मैं सुनाना चाहता हूँ। फिर दोनों बयानों को जोड़ करके जो स्थितियाँ बन रही हैं या जिन स्थितियों को बनाने की कोशिश की जा रही है, वो आपको समझा सकूं या बता सकूं। सुनिए। 15 तारीख, 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। ये लोकल बॉडी इलेक्शन के प्रचार के दौरान का बयान है। 15 तारीख को नतीजे आने थे और 15 से 15 को जोड़ रहे थे। शायद आपको ना पता हो या आप भूल रहे हों, दरअसल इनका एक पुराना बयान है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन, और उस पुराने बयान में इन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसके बाद हम बताते हैं कि इनका क्या होता है, यानी कि हिंदुओं का क्या होता है। 15 मिनट के भीतर हम इनका काम तमाम कर देंगे। मोटे तौर पर वो यही कह रहे थे। एक भड़काऊ बयान है, माहौल में आग पैदा करने वाला बयान है। और उनकी जो नई पार्षद हैं वह कह रही हैं कि भूलना नहीं है कि 5 साल बाद हमको इसी तरीके से अपना दबदबा बना के रखना है। 5 साल बाद कैसे करना है ये आप जानते हैं। 5 साल के दरमियान आबादी को बढ़ाना है या वोट को बढ़ाना है, मतदाताओं की तादाद बढ़ानी है, या जिस तरीके से हमने 125 सीटें जीती हैं उसी तरीके को अख्तियार करना है। यह सब कुछ इशारों में चलता है। आप बात कर सकते हैं और जीतने की और सीटों को बढ़ाने की, अपनी पार्टी की ताकत लोकल लेवल पर और मजबूत करने की, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकतंत्र में इस तरह के बयान देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस तरह का बयान जो भड़काऊ है और एक धर्म विशेष की तरफ इशारा करता है और एक दूसरे धर्म विशेष के लोगों को सबक सिखाने या उन पर भारी पड़ने का संकेत देता है या उसके बीच में मायने बिठा करके चलता है, तो यह सोच जहरीली है। वो अकबरुद्दीन की सोच हो
उनकी पार्षद की सोच हो, और यह सोच बार बार सुनाई पड़ती है। इसलिए मैं आपको हैदराबाद में जिस परिवार का दबदबा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का परिवार, जो AIMIM की राजनीति करता है, महाराष्ट्र के चुनाव में उसने इस बार पार्षद चुनाव में अपने लिहाज से ठीक ठाक सीटें ले ली हैं, उसका हौसला बुलंद है। लेकिन यह बयान बताता है इसकी सोच जो है वो उसी राह पर चल रही है जो जहर बुझी है। और अब आपको बंगाल ले चलता हूँ। इन दोनों के बीच में आपको एक कनेक्शन दिखाई पड़ेगा। बंगाल में ममता बनर्जी का एक विधायक, वो क्या कह रहे हैं यह आप सुनिए। बस 1 से 2 महीने में बंगाल के चुनाव का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसके पहले बंगाल में चूंकि SIR चल रहा है और SIR में मतदाताओं को जोड़ने हटाने का काम चल रहा है, इसको लेकर के वहाँ एक अलग तरह का बवाल मचा हुआ है। और इसी में चुनाव आयोग को भी अपनी भूमिका देखनी है कि चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। इस चुनाव आयोग पर जो बयान दिया जा रहा है ममता बनर्जी के विधायक की तरफ से, वह बयान आपको सुनना चाहिए। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बंगाल से लेकर के देश के भीतर की आप समझ सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को ज़मीन के नीचे से भी ढूंढ करके निकालेंगे। सुनिए बयान पहले। তৃণমূলকে ঢিলা করে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনে। মানুষকে নিয়ে ছেলাকেলামো করছো, আর তুমি নিরাপত্তা নিয়ে ঘেরা দেবার মধ্যে আছো না। তুমি আকাশে আছো, পাতাল থেকে ছেঁচিয়ে বের করবো, পাতাল থেকে বের করবো। आकाश नहीं, पाताल से भी खींच करके लाएंगे। ममता बनर्जी के विधायक का बयान और अकबरुद्दीन का बयान कि 15-15-15-15 वाली बात तो छूटती नहीं है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो। इन दोनों बयानों के बीच में आपको एक कनेक्शन दिखेगा, और ये सिर्फ इसलिए है कि आप एक धर्म विशेष की राजनीति करने के लिए उस पूरे समुदाय को लामबंद कर रहे हैं और देश के भीतर एक समुदाय विशेष अल्पसंख्यक के खिलाफ उनके भीतर जहर पैदा कर रहे हैं। देश को बांटने की आप परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कोशिश कर रहे हैं। और यह जो बांटने की मानसिकता है, यह जो जहरीली सोच है, सबक सिखा देंगे उनको। अगली बार चुनाव में एक बार फिर अपनी ताकत बतानी है। हम खींच करके लाएंगे ज़मीन से आसमान से, हम आपको सबक सिखाएंगे। किसको सिखाएंगे? इलेक्शन कमीशन को। यह जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र पर हिंदुस्तान नाज करता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम्भ भरता है, उसकी एक संस्था है जो चुनाव करवाती है, इलेक्शन कमीशन, जिसका जिम्मा है कि आप वहाँ SIR करवाएं। SIR करवाने वाले लोग जो चुनाव कर्मचारी हैं या इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी हैं जिनको उसने नियुक्त कर रखा है, उनको आप ढूंढ रहे हैं। उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आप उनको सबक सिखाना चाहते हैं। आप उनको सबक क्यों सिखाना चाहते हैं? क्योंकि वो आपकी मुराद पूरी होने देना नहीं चाहते हैं। आपके मन की नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वैसे लोग जो पहले से वोटर हैं, बाहर के आए हुए, जो घुसपैठी हैं जिनको वोटर बना दिया गया है, या जो बाद में आए हैं जिनको वोटर बनाया जा सकता है, उन सब के ऊपर पानी फिर रहा है। आपकी राजनीति की ज़मीन कमज़ोर पड़ रही है। मोटे तौर पर किसी को भी बात समझ में आएगी, क्योंकि यह बयान जो है वो बहुत जहर भरा है। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो बयान देती हैं वो तो ठीक है, लेकिन ED के ख़िलाफ़ एक बड़ा ड्रामा किया। और मैं उसको ड्रामा कहूँगा क्योंकि ED ने जब छापेमारी की एक संस्था पर, और उस संस्था के ज़िम्मे ममता बनर्जी की पार्टी TMC का चुनाव प्रबंधन करने का काम है। प्रशांत किशोर की वो कंपनी है, और उस कंपनी पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी पहुंचती हैं और पहुंच करके वो फाइल लेकर के चली जाती हैं। कुछ वो डिजिटल रिकॉर्ड भी अपने साथ लेकर के जाती हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। FIR दर्ज कराई गई थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ममता बनर्जी को आईना दिखाया। 15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ED के खिलाफ FIR पर रोक लगाई। कहा कि आप ED के खिलाफ FIR नहीं करा सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार से कहा कि एजेंसी के काम में आप दखल नहीं दे सकती हैं। एजेंसी एक स्वतंत्र संस्था है और उसके पास जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो इस तरह का काम करेगी, आप नहीं रोक सकती हैं। टीएमसी और पुलिस को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 3 तारीख को है, 3 फरवरी को। 31 जनवरी से पहले जवाब भी मांगा है कोर्ट ने और उसने पूछा है कि जो ईडी के आरोप आपके ऊपर हैं वो गंभीर हैं, फिर जवाब तो चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारत के भीतर अगर राजनीति की खातिर सत्ता में बने रहने के लिए हम कुछ ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं जिससे समाज के भीतर जहर पैदा होता है, लोगों के बीच खाइयाँ होती हैं, मन में वैमनस्य पैदा होता है, तो उस तरह की राजनीति को रोका जाना भी बहुत ज़रूरी है। और पश्चिम बंगाल में जो राजनीति होती रही है वो एक तबके को लगातार खुश करके उसको अपने पाले में बनाए रखने की है और यह तुष्टीकरण की राजनीति कही जाती है। इसके लिए मैं आपको एक और उदाहरण रखना चाहता हूं और वह है संदेश खाली का। पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है उत्तर 24 परगना, उसका एक छोटा सा गांव है संदेश खाली। कभी टीएमसी का स्ट्रॉन्गमैन कहा जाने वाला शाहजहां शेख वहां पर अपना आतंक मचा करके रखे हुए था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान संदेश खाली की महिलाओं ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के नेता उन्हें किसी न किसी बहाने घर बुलाते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, घर से उठा करके भी ले जाते हैं, बड़े पैमाने पर ज़मीन हड़पी गई है। इन आरोपों ने देश को हिला करके रख दिया, खलबली मच गई, यहाँ तक कि जांच करने पहुंचे ईडी के अधिकारियों पर भी जानलेवा हमला हुआ था। और ये जानलेवा हमला किसने किया था? शाहजहां शेख ने। शाहजहां शेख ममता बनर्जी का बहुत पसंदीदा आदमी। 56 दिनों के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। अलबत्ता पुलिस जो पश्चिम बंगाल की थी वो लेकर के आई कि हमने गिरफ्तार कर लिया, जबकि कहा यह जाता है कि 56 दिनों तक पुलिस ने उसको बचा के रखा, लेकिन जब कोर्ट का दखल हुआ, दबाव बहुत पड़ा, तब जाकर के बंगाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने का ढोंग रचा। लेकिन इस दौरान भी शाहजहां शेख सीना चौड़ा करके मीडिया के सामने आता और वो आया। दरअसल टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम, टीएमसी नेता शाहजहां शेख, इनका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जिस तरीके से वहाँ अपनी राजनीति करते हैं ममता बनर्जी की सरपरस्ती में, और कुछ इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ लगातार जो हिंदू बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके भीतर एक डर फैलता चलता है। इसलिए नक्शे के माध्यम से ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों में जो मुस्लिम आबादी है वो कितनी होती चली जा रही है। आप ग्राफ से जाइए। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में 35 से 37% या 33 से 35% के आसपास मुस्लिम आबादी मानी जाती है। अब ये ज़िलेवार चल के देखिएगा। और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए हैं उनकी एक बड़ी आबादी है। हालांकि एसआईआर में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें गलत तरीके से या लोगों के नाम रद्द करने के मामले कम आए हैं, क्योंकि उसके कारण दूसरे हैं, कभी अलग से मैं बात करूंगा उस पर। लेकिन आप ये परसेंटेज देखिए, जो बांग्लादेश से लगते हुए ज़िले हैं 66% मुर्शिदाबाद, 51% से अधिक मालदा, उत्तरी दिनाजपुर आप देख रहे हैं उसमें लगभग 50%, 26% नादिया में, दक्षिण 24 परगना 35%, पूर्व बर्धमान लगभग 26%, वीरभूम 37%। तो यह आप अगर लगातार देखें कि 49%, 51%, 66%, 35%, ये कई ज़िले हैं। और एक आंकड़ा कहता है कि जो बांग्लादेश से लगते हुए 10 ज़िले हैं उनमें 9 में जो वोटर की तादाद है उसमें 100% या उससे अधिक का इजाफा हुआ है वोटर की तादाद में। जैसे इन ज़िलों में जाइए जो लगते हुए बांग्लादेश में हैं, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, नॉर्थ और साउथ 24 परगना दोनों, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, नादिया, इन ज़िलों में मतदाताओं की तादाद तेज़ी से बढ़ी है और बहुत अधिक बढ़ी है। हमारे देश के मुसलमानों की संख्या बढ़ती है, वो हमारे देश के नागरिक हैं। लेकिन
जब बाहर के लोग आकर के हमारे देश के नागरिकों के साथ मिलकर के एक लामबंदी करते हैं तो फिर दिक्कत होती है। और यह जो है आप अलग अलग राज्यों में मुस्लिम आबादी है, जब ये शिकायत होती है कि मुसलमान इस देश के हैं, इस देश का हर मुसलमान नागरिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आबादी के बढ़ते चले जाने और बाहर से घुसपैठियों के आने के बाद उस आबादी में और इजाफा होने के कारण जो अंदेशा या डर जताया जाता है, जिसको हम इस्लामोफोबिया कहते हैं, क्योंकि उस तरह के बहुत सारे हालात पैदा होते हैं, बयान दिए जाते हैं, मारकाट होती है, कई तरह की खूनी घटनाएँ होती हैं, वो इस्लामोफोबिया भारत के भीतर बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। आप अब इसको देखिएगा कि बिहार में लगभग 17%, उत्तर प्रदेश में 20%, बंगाल में आज की तारीख में, ये 2011 के आंकड़े सब आप देख रहे हैं, आज की तारीख में इसमें आप 4-5% का इजाफा कर लीजिए, बंगाल में लगभग 35% के आसपास है, झारखंड आज की तारीख में 17%, मध्य प्रदेश लगभग 8% से 10%, गुजरात 10 से 11% के आसपास, उत्तराखंड जैसे स्टेट में आज 14-15% के आसपास मुस्लिम आबादी है। और वहाँ भी आप देखते हैं कि वैसी ज़मीनें जो सरकार की हैं, उन ज़मीनों पर मदरसे बनाए जाते हैं, वहाँ मकबरे बनाए जाते हैं और उनको कब्ज़े में लिया जाता है। राजस्थान में भी 10% के आसपास है। तो पूरे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम आबादी है वो 16%, 17% के बीच मानी जाती है। 2011 का आंकड़ा है, 2025-26 में आएंगे तो आप उसको 17-18% मान करके चलिए। और इसमें वो भी मुसलमान हैं, या आबादी है जो बांग्लादेश से घुसपैठियों के तौर पर हिंदुस्तान में आई और वो कई करोड़ की है। ये ज़ेरे बहस कभी और, लेकिन जो माहौल देश में पैदा हो रहा है उस माहौल को राजनीति के जो बयान मैंने आपको सुनाए ज़्यादा बढ़ाया जाता है, उसमें घी डाला जाता है। राजनीति ने इस देश में जिस तरह से अपना रवैया रखा है, ख़ास करके वो जो मुसलमान वोटों के ज़रिए अपनी सत्ता बनाए या बचाए रखने की कोशिश करते रहे हैं या पहुंचने का प्रयास करते रहे हैं, वो तमाम पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, बंगाल में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो उन तमाम पार्टियों ने भी इस तरह के माहौल को बनने, बिगड़ने और बिगड़ते चले जाने में बहुत बड़ा जिम्मेदार कसूरवार हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक बात इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि मैं आने वाले कुछ दिनों के भीतर इसी न्यूज़ मास्टर में दुनिया के भीतर जिस तरीके से इस्लामोफोबिया का खतरा बढ़ रहा है, ख़ास करके यूरोप के देश, इटली के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हमारे देश के जो हालात बन गए हैं, आने वाले समय में एक खतरे की बड़ी घंटी बज रही है या बड़े खतरे की घंटी बज रही है। ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, इस तरह के देशों में जो ज़हीन, शरीफ और बहुत पढ़े लिखे विकसित देश माने जाते हैं, वहाँ क्या माहौल बनता चला जा रहा है और वहाँ के लोग जो स्थानीय हैं, जो पुराने हैं, वो किस डर से भरे हुए हैं, उसको मैं बताऊंगा कभी। लेकिन दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, एक लेबनान का और एक कोसोवो का। लेबनान में ईसाइयों की तादाद 35% के आसपास थी, आज वो एक मुस्लिम देश हो गया है। ईसाइयों की हालत वहाँ अब दोयम दर्जे की है और लगभग वहाँ से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और कोसोवो जो कभी सर्बिया का अपना एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक केंद्र हुआ करता था, उसमें अल्बेनियाई मूल के मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली गई और वो फिर सर्बिया से स्वतंत्र हो गया। तो डेमोग्राफिकल चेंजेस जब होते हैं तो सिर्फ वो आंकड़ा ही नहीं बदलता है, आबादी नहीं बदलती है, समाज के भीतर के हालात बदलते हैं। वहाँ फिर खून खराबा बढ़ता है, वहाँ एक तबका दूसरे तबके को ख़त्म करने और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लगातार सक्रिय दिखता है। उसके सिर पर एक सनक हावी दिखती है और यह सिर्फ वहीं होता है ज़्यादातर मामलों में जहां मुस्लिम आबादी अधिक होती है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, और जहां मुस्लिम आबादी आपस में है वहां फिर एक दूसरे तरह का संघर्ष चलता है, एक दूसरी तरह की लड़ाई चलती है। ये एक बड़ा फैक्ट है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, इसको बेबुनियाद नहीं मान सकते हैं। तर्क, दलील, इतिहास के संदर्भ और आधुनिक समय में दो चार और ऐसे उदाहरण किसी और तबके के उठा करके दिए जा सकते हैं। बात को काटने के लिए
बहुत सारी बातें ऐसी खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन यह जो पत्थर की लकीर की तरह की सच्चाई है, इसमें बहुत दम है। इसलिए भारत के लोगों को, भारत की सरकार को, भारत के समाज को आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करना ही चाहिए और इस तरह की जहरीली, जहरबुझी और एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करने वाली राजनीति और दूसरे देश से आए दूसरे धर्म के लोगों को पालने, पोसने, पनपाने और उनको अपना मान करके देश का हित नुकसान करने की जो मानसिकता है, इन दोनों से बाज आना चाहिए। इसको तौबा करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अब चैप्टर 4 और बात होगी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की, दुनिया का सबसे मालदार क्रिकेट बोर्ड जो दुनिया के तमाम देशों में क्रिकेट को अपने तरह से अनुशासित करता है, चलाता है। जल्द एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है उस बोर्ड के जरिए, और ये फैसला क्या है? खबर यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ियों की सैलरी में कटौती हो सकती है। दरअसल बीसीसीआई अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से A+ कैटेगरी को खत्म कर सकता है। साथ ही यह भी बताया गया कि A+ कैटेगरी को खत्म करने के साथ साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा को B कैटेगरी में रखा जा सकता है। खबर इसलिए हम आज आपको सामने रख रहे हैं क्योंकि अगर इस तरह से किसी भी स्टार खिलाड़ी को जो हिंदुस्तान के नगीने हैं उनको दरकिनार किया जाता है या उस तरह की कोशिश चल रही होती है, उससे पहले देश को आगाह किया जाए और उनका अपमान हो, उससे पहले अपमान करने वाली जो व्यवस्था है या फैसला है उसको रोका जाए, टाला जाए या ख़त्म किया जाए। 2027 का वर्ल्ड कप, उससे पहले दोनों दिग्गजों के लिए एक बड़ा डिमोशन यह स्थिति दिखा रही है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में रोहित शर्मा और विराट कोहली को A+ कैटेगरी के तहत सालाना बीसीसीआई से 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। A+ कैटेगरी के प्लेयर हैं, बात पैसे की नहीं है। और B कैटेगरी में जो खिलाड़ी होते हैं उनको 3 करोड़ रुपए की रकम मिलती है। इसलिए दोनों के सालाना कमाई में 4 करोड़ का अंतर आपको दिख रहा है या है। अब आप ये जानिए कि किस ग्रेड में कितना पैसा मिलता है। फिर हम आते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों को आखिर कौन कर रहा है इस तरीके से अपमानित, या तैयारी कर रहा है अपमानित करने की। जो A+ ग्रेड होता है उसमें 7 करोड़ सालाना की रकम खिलाड़ी को दी जाती है। उसके बाद आता है ग्रेड A, इसमें 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है बीसीसीआई का। ग्रेड B में जिन खिलाड़ियों को रखा जाता है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो सालाना 3 करोड़ की रकम उनको दी जाती है। और ग्रेड C में जो होते हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। अब आपको खिलाड़ियों की लिस्ट भी दिखा देते हैं, किस ग्रेड में कौन सा खिलाड़ी है और उसे कितने पैसे सालाना मिलते हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है क्योंकि मामला है विराट कोहली और रोहित शर्मा का, और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको बताना बहुत ज़रूरी है। अब ये आप देखिए, ये A+ ग्रेड के वो खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। आप बताइए कि A+ के खिलाड़ी हैं या नहीं हैं? ये देश तय करेगा, बीसीसीआई को देश के जरिए भी चलना है। A ग्रेड में जिनको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं उसमें मोहम्मद सिराज हैं, KL राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या हैं, मोहम्मद शमी हैं, ऋषभ पंत हैं। आप कह रहे हैं कि A+ से उनको हम सीधे B में लाएंगे, यानी कि इनके नीचे तो B में कौन से लोग हैं? सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर। अब आप इन दोनों खिलाड़ियों को आप सीधे सीधे B कैटेगरी में लाने की तैयारी कर रहे हैं। C ग्रेड में वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, तिलक वर्मा को तो ऊपर उठाना चाहिए, ईशान किशन, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, अभिषेक को भी ऊपर उठाना चाहिए, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे। अब जब आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को A+ कैटेगरी हटा देंगे तो A की जगह B में ला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या उनका फॉर्म खराब है? विराट कोहली ने आज की तारीख में अभी जो पिछला इंदौर का वनडे था जिसमें सेंचुरी मारी उन्होंने, उसके पहले भी वो सेंचुरी से चूक गए थे। जो फॉर्म विराट कोहली का दिख रहा है वनडे का, वो 2016 की याद दिला रहा है।
85 सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी के पास मैं एक आंकड़ा सुनाता हूं आपको, और ये बहुत ज़रूरी। विराट कोहली को मैं बताऊं ये तो बड़ी सूरज को दिया दिखाने जैसी है, लेकिन बताना इसलिए पड़ रहा है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप जिस तरीके से मजबूर कर दिए कि आप टेस्ट मैच से बाहर निकल जाओ, आप T20 से हट जाओ, तो आपको इतना हम अपमानित कर दें कि आप कहें कि हम क्रिकेट से हट जाते हैं। आर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ही क्यों संन्यास का ऐलान कर दिया? क्या कारण था? क्या इस बात को सच्चाई के साथ रखा जाना चाहिए? रखा जाना चाहिए। इस बात पर भी तहकीकात की जानी चाहिए कि आखिर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी मर्जी से टेस्ट मैच और T20 से संन्यास लिया या फिर कोई कारण है। गौतम गंभीर पर सवाल उठता है, और सवाल फिर है, आप सचिन तेंदुलकर के टोटल सेंचुरी 100 सेंचुरी के पास अगर कोई आदमी है तो विराट कोहली है। ज़बरदस्त फॉर्म में चलने वाला आदमी है। रोहित शर्मा जिसने आपको 2-2 चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाई, T20 का चैंपियन आप बने, आप चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन आप बने। वो कप्तान जिसने वनडे में 350 से ज़्यादा सिक्सेस मारे हैं। टेस्ट मैच में एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा स्कोर उस आदमी का है। जो हिंदुस्तान के लिए लगातार खेलता रहा है, वो थक गया होता, परफॉर्मेंस नहीं हो रहा होता, उम्र हावी हो रही होती, बात समझ में आती है। लेकिन कोई और उनके ऊपर हावी हो रहा है तो यह बात समझ में नहीं आती है। ऐसा भी नहीं है। इसलिए BCCI का यह जो पूरा का पूरा प्लान है, अगर A+ कैटेगरी को आप हटा रहे हैं तो कोई कारण देश के सामने आपको रखना चाहिए कि हम इनको B कैटेगरी में लाना क्यों चाहते हैं या क्यों रख रहे हैं। एक बार हिंदुस्तान से पूछ लीजिए। BCCI हैं आप, सोशल मीडिया है आपके पास, एक बार आप पोल करा लीजिए, आपको भी समझ में आ जाए। मुल्क सिर्फ मूक दर्शक नहीं रह सकता है। और अब बात करेंगे चलते चलते से ऐन पहले उस लेडी की जिस पर हिंदुस्तान नाज करता है लेकिन अमेरिकी मूल की है, सुनीता विलियम्स। उन्होंने अपने शानदार स्पेस करियर को अलविदा कह दिया है। 60 साल के सुनीता विलियम्स 27 दिसंबर 2025 को नासा से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन खबर अब सामने आई है। नासा के स्टार एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने 27 साल अपनी 100वीं अंतरिक्ष करियर को पूरी तरीके से समर्पित रखा अपने जीवन को और अलविदा कह दिया है। सुनीता विलियम्स हाल ही में अंतरिक्ष से वापस आईं, जो महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई थी। सुनीता विलियम्स की उम्र 60 की है। पहले नेवी कैप्टन थी, नासा में 27 साल से ज़्यादा समय बिताया और 3 स्टेशन मिशन के स्पेस स्टेशन मिशन के दौरान अंतरिक्ष में 608 रोज़ या दिन बिताए। उन्होंने एक महिला के तौर पर सबसे अधिक स्पेस वॉक टाइम का रिकॉर्ड भी अपने नाम रखा है, यानी कि 9 बार बाहर निकलकर 62 घंटे सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉक किया। अंतरिक्ष की दुनिया का जब जिक्र होता है तो भारत के कदमों की छाप उस जगह पर आपको नज़र आती है जहां बड़े बड़े देशों के लिए पहुंचना आज भी नामुमकिन सा है। नए भारत की उड़ान और भारत के इन सपनों को पूरा करने में अंतरिक्ष यात्रियों का सबसे बड़ा योगदान है। और हिंदुस्तान के वो लाल या वो नगीने जो दूसरे देशों में रह करके भी अपने मुल्क का परचम लहराते रहे, सुनीता विलियम्स की गिनती उन्हीं लोगों में होती है। और अब चलते चलते वो जानकारी जो मैं बार बार कहता हूं आपके लिए काम की हो सकती है या दिलचस्प। तितली के पैरों में स्वाद लेने की क्षमता होती है, पैरों में, और वो पत्ता छूकर पहचान लेती है कि अंडा देने के लिए सही जगह है या नहीं है। अधिकतर तितलियां सिर्फ 2 से 4 हफ्ते ही जीवित रहती हैं। जहां तितलियां अधिक होती हैं वहां पर्यावरण साफ और संतुलित माना जाता है। इसलिए तितलियों को देखिए तो खुश होइए, कुछ बेहतर का संकेत देती हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है। नमस्कार।